जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी आरआरसी ग्रुप डी की काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। आप सभी को पता है बहुत अच्छा मौका है इस बार, और मैं भी आपको सिलेक्शन के करीब लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। 30 दिन के लिए क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है वो टारगेट ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैंने किया है, आरआरसी ग्रुप डी 2021 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्लास, 5वीं क्लास है साइंस की, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तरंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, डेली आपकी 8:30 बजे मतलब 8:30 पे शाम को 8:30 बजे क्या होती है, लाइव क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम क्या किया करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साइंस और जीके के हम डिस्कस किया करेंगे आपके साथ। ठीक है, और बहुत अच्छे से देखिए, आप देख सकते हैं एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और इस क्लास की क्या मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी विद फ्री पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए दोस्तों मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर आप मुझे हाई लिख के भेजेंगे तो आपका मेरे पास मैसेज आने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद आप ऐड हो जाएंगे, तो सारी पीडीएफ क्लास से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रुप डी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल मेरे पास होगा, जो भी मैं डाउनलोड करूँगा मैं आप सभी के पास सेंड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। अब देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, तरंग है। और तरंग मैंने बताया है, लिखा हुआ है एकदम सरल तरीके से। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट आप ज़रूर करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में हमारी जो वेव्स हैं, ये वेव्स हमारी होती क्या हैं। तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि जैसे ये हमारे सूर्य देवता हैं, सन से है, तो जो सन से हमारी लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट आ रही है तो भाई ये भी तो किसके फॉर्म, वेव के फॉर्म से आपको मतलब आ रही है ज़मीन तक। तो सूर्य से ज़मीन तक जो लाइट आ रही है, तो इसका भी क्या है कि ये जो लाइट आ रही है किसके माध्यम से आ रही है, वेव के माध्यम से आ रही है। छोड़ दीजिए इस उदाहरण को, एक देसी उदाहरण लेता हूँ, आप सभी समझ जाएंगे। ठीक है, आपके सभी के गाँव में एक तालाब तो होगा। तालाब में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, आप सभी ने देखा होगा। आपके गांव में क्या है, एक तालाब है। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको वेव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेव होती क्या है। ठीक है, और ये क्या खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं किसके, तालाब के किनारे पे। तो आपने क्या किया कि आपने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठाने के बाद आपने क्या किया, इसको उठाने के बाद इस तालाब में क्या करा, फेंक दिया। तो जैसे ही आपने पत्थर उठाया और उठाने के बाद इस तालाब में फेंका, तो फेंकने के बाद क्या होगा कि पत्थर यहाँ गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि जब पत्थर आपने तालाब में गिरा है, तो पत्थर की वजह से जो ये पानी होगा तालाब का, ये इधर भी क्या होगा, इस तरीके से हलता हुआ चला जाएगा, और इधर भी क्या होगा, ये हलता हुआ चला जाएगा। तो आपने एक बात सोची कि आपने पत्थर तो इस पोजीशन पे गिरा है, लेकिन पानी क्या है, इधर भी क्या है, हल रहा है, मतलब ऊपर नीचे आपने इस तरीके से देखा होगा, हलता हुआ आगे चलता है, और इसी तरीके से हलता हुआ आगे चल रहा है। तो आपने एक बात देखी कि पत्थर यहाँ गिरा, लेकिन पानी यहाँ भी मूव कर रहा है, मतलब यहाँ भी इस पत्थर गिरने से यहाँ भी क्या आ रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है। तो आपने कभी अपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि ये किसके माध्यम से हो रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये वेव्स के माध्यम से ही यहाँ तक क्या आती है, एनर्जी आती है। तो यहाँ से जो वेव चली और वेव के माध्यम से क्या हुआ, एनर्जी यहाँ तक आई, तो यहाँ भी क्या हुआ, पानी में हलचल हो गई। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि वेव क्या होती हैं। वेव क्या है, एक प्रकार की हलचल है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, और वेव के माध्यम से क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, किताबों में कहीं ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए इस प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको वेव समझ में आ गई कि वेव एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ये क्लास 5 है, टारगेट आरआरसी ग्रुप डी, आपको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि वेव्स हमारी होती क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, क्या है, हलचल है। तो हलचल जहाँ भी डिस्टर्बेंस होगा तो वही क्या होंगी, हमारी वेव्स होंगी। और नीचे लिखा हुआ है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र वेव के माध्यम से होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है किसके माध्यम से होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र वेव के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो वेव्स होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि वेव क्या है, एक प्रकार की हलचल है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है वेव क्या है, एक प्रकार का
डिस्टर्बेंस है और एनर्जी का ट्रांसफ़र किसके हेल्प से होता है, वेव्स के माध्यम से होता है। तो ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं देखिए आगे, अब आगे चलते हैं और आगे क्या पढ़ना है आपको, वेव्स के दो प्रकार की हमारी वेव होती हैं जो आपको पढ़नी है और दो प्रकार की ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहली वेव होती है, क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और दूसरी क्या होती है हमारी, मैकेनिकल वेव होती है। तो वेव कुल हमारी कितने प्रकार की होती हैं, कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेव्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको याद रखना है दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है हमारी मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हम इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और जो सबसे अच्छी बात है आपको ये जानना है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और जो हमारी मैकेनिकल वेव हैं जो हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव की 4 प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन में दे देगा, इनमें से कौन सी ठीक है। तो आपको मैकेनिकल वेव के बारे में क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, पता होना चाहिए आपको मैकेनिकल वेव के बारे में। तो हुआ क्या कि सबसे पहले देखना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है, ये माध्यम को प्रभावित किए बिना एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि माध्यम, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इनमें क्या होता है कि मीडियम की, माध्यम की कोई ज़रूरत है नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या मीडियम होता है, क्या माध्यम होता है। अभी बस थोड़ा सा आप समझेंगे जो लिखा हुआ है, बाकी आगे चल के मैं आपको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब वेव का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में दोनों में ही क्या करना होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनमें क्या होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और उसके बाद अगर मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो केवल किसी माध्यम में चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती, मतलब मीडियम रिक्वायर्ड होता है। देखिए बस इतनी सी पॉइंट बात आपको याद रखनी है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जो मैकेनिकल वेव है उसमें क्या है, मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया, वेव क्या होती हैं हमारी, तरंग क्या होती हैं, और तरंग हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वो क्या क्या इनकी विशेषता होती हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं कि जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो इनका जो नेचर कैसा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, लॉन्गिट्यूडल होती हैं, मतलब अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको देगा, और आपको याद रखना है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो कैसी होती हैं, हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। वो कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं वो सारा आगे चल के आपको पता लगेगा। अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई भी आपको डाउट बचेगा नहीं। अगर आपको डाउट फिर भी कोई बचता है तो कमेंट आपके लिए हमेशा ऑन रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, इसका नेचर हो गया अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये। और उसके बाद जो मैकेनिकल वेव होती है ना हमारी, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको आप 2 भागों में मतलब पढ़ते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिनको हम अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। दूसरी होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव जिनको हम अनुदैर्ध्य तरंगें हम बोलते हैं। तो मैकेनिकल वेव हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जो हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, वो हम कभी फिर पढ़ेंगे। आज हम मैकेनिकल वेव पढ़ने वाले हैं और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको इतना याद रखना है, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती नहीं है। और ये जो इनकी जो प्रकृति होती है, जो इनका नेचर होता है वो अनुप्रस्थ होता है। और ये किस किस में चल सकती हैं, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और निर्वात सभी में चल सकती हैं। लेकिन आपको मैकेनिकल वेव में याद रखना है कि ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनका क्या क्या उदाहरण है। तो देखिए, जो आपका प्रकाश आपका सूर्य से आ रहा है तो ये किस, आपसे पूछ लेगा ये किस वेव का उदाहरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर आप मैकेनिकल वेव है। तो आपको याद रखना है जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश तरंगें हैं ये किसका उदाहरण होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगें का क्या होती हैं, उदाहरण होती हैं। रेडियो वेव भी किसका उदाहरण है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको याद रखनी है अभी। बाकी आगे चल के कभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले ये देखूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिकल वेव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे। मैकेनिकल वेव आपकी दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं इनको हम अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। तो इनकी एक खास बात होती है, जो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं हमारी सॉलिड और लिक्विड में चल सकती हैं, लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती हैं। आपको एक बात मैंने बताई कि जो हमारी मैकेनिकल वेव हैं वो किस में नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चलती, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल सकती हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, जो मैकेनिकल वेव का ही एक टाइप है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में चल सकता है? सॉलिड में चल सकता है और लिक्विड में चल सकता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अभी आप वीडियो को छोड़ के ना जाएं, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये दो मैंने फिगर बनाए हुए हैं, जिसमें क्या है कि पहला फिगर क्या है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे का है, दूसरा क्या है अनुदैर्ध्य तरंगे का है। तो इनमें एक खास बात होती है, आपको पता है जो वेव्स होता है, वेव्स में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सपोज करो ये आपने मान लिया इधर। ठीक है, तो ये क्या है? इसके पार्टिकल हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है तो पार्टिकल में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। जो भी अणु है उनमें क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। तो जो हमारी क्या है ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, उसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो अणु होते हैं, वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करते हैं। और एनर्जी का ट्रांसफ़र और वेव का ट्रांसफ़र कैसे होता है? इस डायरेक्शन में होता है। मतलब जो पार्टिकल हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एनर्जी क्या है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, माध्यम के अणुओं के ऊपर नीचे गति होती है, करने से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब भी जो माध्यम के अणु, जिस मीडियम से आप मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी वेव्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस माध्यम के जो अणु होंगे वो अणु क्या होंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे आपके? वो इस प्रकार से ऊपर नीचे गति करने लगेंगे। और इस प्रकार से गति होने से क्या होगा कि वेव्स की यही डायरेक्शन होगी। तो वेव्स क्या होगी? यहाँ से वेव चल के यहाँ आ जाएगी। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें माध्यम के अणुओं की गति कैसे होती है? ऊपर नीचे होती है, अप एंड डाउन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि माध्यम के अणुओं की गति क्या होती है? आगे पीछे होती है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? वेव जा रही है। और ये क्या थे? हमारे पार्टिकल थे छोटे छोटे। तो ये जो पार्टिकल कैसे होंगे? ये आगे पीछे इस तरीके से मूव कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पार्टिकल क्या है। मैं फिर से आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। तो ये क्या थे? ये अणु थे, मैंने यहाँ पे अणु बना दिए। तो ये अणु क्या कर रहे हैं? अणु इस प्रकार से आपके आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे पीछे इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं। और एनर्जी भी क्या हो रही है? इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसमें क्या होता है कि माध्यम में जो अणुओं की गति होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उसमें अणुओं की गति क्या होती है? आपको याद रखना है, अप एंड डाउन होती है। कैसे होती है? अप एंड डाउन होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे में क्या होता है कि जो हमारे अणुओं की जो गति होती है वो आगे पीछे होती है। आगे पीछे होने से क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। और माध्यम के अणुओं के ऊपर नीचे होने से क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगें हमारी उत्पन्न होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इस प्रकार से क्या होता है? वेव का ट्रांसफर होता है। आगे और डिटेल में पता लगेगा, आप इसी तरीके से समझते रहेंगे। ठीक है, अब ये अनुप्रस्थ तरंगें आपकी इधर चल रही है। ये क्या है? आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। इधर क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किंतु माध्यम के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो आपकी जो ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो जिस माध्यम से आप वेव्स का ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। सपोज करो पार्टिकल ये यहाँ पे था तो यहीं पर रहेगा, बस ये क्या करेगा? ऊपर नीचे मूव करने लग जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे मूव करने से क्या होगा? एनर्जी हमारी इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन जो ये पार्टिकल यहाँ था ना, जो अणु यहाँ था, ये यहीं अपने स्थान पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है, किसी माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। ये बात आपको याद रखनी, किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। अब इधर हम बात कर रहे हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडल वेव को, जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? किंतु माध्यम के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं,
केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। मतलब इसमें भी यही होता है कि जो हमारे अणु हैं, जिस माध्यम से भी आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारी वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, उसके जो अणु होंगे वो अपने स्थान पर रहेंगे। इसमें तो अप एंड डाउन मोशन करते रहेंगे, इसमें और आगे पीछे मोशन करते रहेंगे। मैकेनिकल में क्या होता है कि आपको माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल वेव में को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होता है कि जो माध्यम के जो अणु है ना, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जब एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो ये सारा यूज होगा, बहुत अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना इनको, ठीक है। क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अणु वेव की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, देखिए ये क्या है, ये हमारे अणु हैं जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, और ये क्या है, हमारी वेव है इस डायरेक्शन में। तो अणु और वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, अणु और वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, हमारी परपेंडिकुलर हो गई। कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और आपसे पूछता है कि जो वेव्स है, वेव्स और अणु के बीच में जो अणुओं की गति हो रही है ऊपर नीचे, तो अणु तो ये हो गए हमारी, वेव्स ये हो गए, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। अनुप्रस्थ तरंग में अणु और जो हमारी वेव्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो आपको याद नहीं करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, चाहे रटो चाहे समझो। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी भूलें भी ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस प्रकार से हमारे वेव्स मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ये वेव की डायरेक्शन थी, और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, पार्टिकल आगे और पीछे हो रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वेव्स है और वेव्स और पार्टिकल के बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा या फिर 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एंगल 90 डिग्री होता है अनुप्रस्थ तरंग में वेव और अणु के बीच में, मतलब तरंग और अणुओं के बीच में जो एंगल होता है, और इसमें 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है आपको प्रैक्टिकली समझाया है, अभी आगे चल के और आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चल के मैंने लिखा हुआ है, ये आपको बता दिया। उसके बाद अणु वेव की दिशा परपेंडिकुलर होती है, आपको बता दिया 90 डिग्री एंगल होता है इसमें। इसमें लिखा हुआ है अणु वेव की दिशा समांतर मतलब पैरेलल होती है, मतलब ऐसे ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये पैरेलल होता है और ये क्या होता है, समांतर होता है। उसके बाद क्या है, इसके उदाहरण देखिए। जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें इधर चल रही हैं, तो इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं। देखिए वेव्स इन स्ट्रिंग, जो रस्सी में क्या होता है कि रस्सी में जो वेव्स बनती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। या फिर आप देखेंगे तालाब पे जो वेव्स बनती हैं पत्थर मारने से या कैसे, वो भी कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आपको याद रखनी है, क्योंकि उसमें पानी कैसा होता है, अप एंड डाउन होता है। और जैसे ही आपने पत्थर डाला होगा, तो डालते ही क्या हुआ होगा, पानी ऊपर नीचे हुआ होगा। ऊपर नीचे से होने से क्या होगी कि पानी इधर भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा वेव्स के माध्यम से, तो हलचल यहाँ तक आ जाएगी। तो इसमें अणुओं की गति कैसी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। जहाँ भी अणुओं की गति ऊपर नीचे होगी वहाँ कैसी होगी, अनुप्रस्थ तरंगें होगी, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है साउंड वेव इन एयर। तो साउंड में क्या होता है कि साउंड वेव इन एयर में ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी साउंड की आएगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, साउंड पढ़ने वाले हैं। ध्वनि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं, सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये आपको मैंने वेव्स के बारे में बताया। अब देखिए ये 2 डायग्राम बने हुए हैं जो आपके समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इनको समझने से क्या होगा कि आपको पूरा जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है ना, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमारी एक दीवार है, ये आपको दीवार दिख रही है। दीवार में क्या है, ये जो आपको दिख रही है ना, एक खुंटी दीवार में लगी हुई है, जिसे आप खुंटी बोल सकते हो। जैसे आप कुछ थैला या बैग वैग जो वगैरह टांगते हो ना आप, तो वो किस पे टांगते हो, खुंटी पे ही तो टांगते हो। और उसके बाद ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप खड़े हुए हो, आपने अपनी पोजीशन आगे और पीछे से दोनों से क्या कर ली, फिक्स कर ली। और ये आपकी रस्सी है, और रस्सी मतलब ये जो खुंटी है ना, आप इसको क्या कर चाह रहे हैं, इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं दीवार से। तो आपने क्या किया, इस रस्सी को लिया और इस रस्सी को इसमें बांध दिया। और बांधने के बाद ये इस रस्सी को अगर आप डायरेक्टली खींचने लगेंगे बाहर, जब आप इस रस्सी को डायरेक्ट बाहर झटका मारेंगे, तो ये शायद खुंटी दीवार से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कम ऊर्जा, मतलब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जितनी जो आप इसको खींच पाएँ, मतलब इस खुंटी को बाहर निकाल पाएँ। तो आप क्या करेंगे, इस रस्सी को क्या करेंगे, आप अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करेंगे। तो अप एंड डाउन जब आप मूव करेंगे, तो इस प्रकार से जो हमारी वेव्स बनेंगी,
रस्सी के माध्यम से जो वेव्स बनेंगी तो वेव्स इस पे आएंगी, बार बार टकराएंगी, तो एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ से ट्रांसफर एनर्जी यहाँ आएगी इस खुंटी पे। तो जब आप इसको हलाते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद क्या होगा कि खुंटी निकल के नीचे गिर जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि जब आप इसको डायरेक्टली खींच रहे थे तो डायरेक्टली खींचने से इतनी एनर्जी नहीं थी आपके अंदर जो आप इसको बाहर खींच पाएँ, लेकिन जब आपने वेव्स के माध्यम से ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन किया तो मोशन करने से क्या हुआ कि ये खुंटी बाहर आ गई, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। तो जो मोशन है, मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। आपसे पूछ रहा है माध्यम क्या होता है, तो ये रस्सी क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, क्योंकि रस्सी के माध्यम से ही हमारी यहाँ से एनर्जी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया इसका अप एंड डाउन रस्सी का। और ये क्या है, रस्सी हमारा माध्यम है, और ये क्या है, हमारी वेव्स बननी है। वेव्स के माध्यम से एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई और आराम से आपने रस्सी क्या कर ली, बाहर निकाल ली। अगर सपोज करो ये रस्सी आपके पास नहीं होती, ये रस्सी माध्यम आपके पास नहीं होता, तो क्या आप यहाँ खड़े होकर इस रस्सी को निकाल पाते? तो यही होता है कि ये मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो रस्सी एक माध्यम है। रस्सी के माध्यम की सहायता से आपने क्या करा, बड़े प्यार से जो खुंटी लगी हुई थी ना दीवार में, आपने इसको निकाल लिया। तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन, मतलब जो माध्यम आपने चुना है तो ये रस्सी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये इस प्रकार से। तो जब आपका देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, इधर वेव्स जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो ये एग्जाम्पल किसका है, अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का ये उदाहरण है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो माध्यम के जो अणु हैं वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं, और एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, मतलब पैरेलल होते हैं, दोनों के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्या हो गई, वेव्स क्लियर हो गई। तो ये वेव्स के माध्यम से ही ये सब हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, या फिर मैं ऐसे ही बताए जा रहा हूँ आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिया आपने, कोई स्प्रिंग ली। स्प्रिंग आपने देखी होगी, जो कभी पेन चलते थे बचपन में, तो हमने काफ़ी, जो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती थी। तो आपने कोई भी स्प्रिंग ली और स्प्रिंग को आपने लिया और इधर से हाथ से क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि स्प्रिंग क्या होगी, अपने स्थान पर यहाँ थोड़ी भिंच जाएगी। मतलब उसके बाद क्या होगा कि ये मतलब स्प्रिंग ऐसे, मतलब इस तरीके से, देखिए स्प्रिंग क्या होगा, इस तरीके से ये अपने साइज में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ कि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, और उसके बाद स्प्रिंग ने भी मोशन क्या किया, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। पहले ऐसे जाएगी स्प्रिंग, उसके बाद फिर वापस ऐसे जाएगी। तो क्या हुआ कि जो फोर्स आपने लगाया तो एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हुई, और जो आपके पार्टिकल थे वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्या होता है, इस कंडीशन को मैंने आपको बताया है, इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र और मीडियम का ट्रांसफ़र, वेव, ये मेड वेव भी बोल सकते हैं, दोनों क्या हों, एक दूसरे के क्या हों, मतलब पैरेलल हों। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग का जो साइज कम हुआ है ना बीचने के बाद, तो वो पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स के माध्यम से ही ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एनर्जी की डायरेक्शन भी यही है और वेव्स मोशन की भी डायरेक्शन आपकी यही है। दोनों क्या हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये क्या हो गई, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमारी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें, आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना। तो यही आपको मैं आज बताने वाला था। अब ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, अगर समझ में ना आया हो तो अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। तो टॉपिक क्या था आपका, वेव्स था। तो सबसे पहले मैंने वेव्स क्या बताया, वेव क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, एक प्रकार की क्या है, हलचल है। और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके माध्यम से होता है, वेव के माध्यम से ही होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेव्स होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक वेव, हम यांत्रिक तरंगें हम बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि जो हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं इनको चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ तरंग की इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम चारों में चल सकती है। और इसके जो उदाहरण मैंने आपको बताए थे, प्रकाश तरंग या फिर रेडियो तरंग है। लेकिन दोस्तों जो हमारी ये मैकेनिकल वेव होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड में चल सकती हैं और गैस में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में ये
नहीं चल सकती है, निर्वात में ये नहीं चल सकती, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, बिना मीडियम के बिना माध्यम के भी नहीं चल सकती हैं, और ये क्या है, बिना माध्यम के ये चल सकती हैं। उसके बाद जो हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, वो भी अपने आप में दो प्रकार की होती हैं। जो पहला टाइप होता है ट्रांसवर्स वेव, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। और दूसरा टाइप होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंगें हम बोलते हैं। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, वो सॉलिड और लिक्विड में चल सकती हैं। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस में चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी चल सकती है। क्योंकि इसका उदाहरण क्या है, साउंड है। तो साउंड आपने देखा होगा, ध्वनि क्या है, अगर आप बोल रहे हैं तो बोलने के बाद जो सामने वाला पर्सन, सपोज करो यहाँ बैठा है, तो आपकी ध्वनि यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो भाई किस में जा रही है, एयर में ही तो चल रही है, गैस में ही तो चल रही है। कोई माध्यम, ना तो ये सॉलिड है और ना लिक्विड है ना गैस है, वो आगे मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें माध्यम के अणुओं की गति क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, और इसमें माध्यम के अणुओं की गति क्या होती है, आगे पीछे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों में ही क्या होता है कि जो माध्यम के जो अणु होते हैं वो अपना स्थान, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, और लेकिन क्या होता है कि एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो जाती है वेव के माध्यम से। एक इसमें क्या होता है कि अणु वेव की दिशा परपेंडिकुलर होती है, इसमें अणु और वेव की दिशा क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसमें क्या होता है, अणु और वेव के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया साउंड वेव। और जो हमारी ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, मैंने आपको बताया रस्सी में जो भी तरंग बनती हैं, या फिर जो पानी में आप तालाब में पत्थर फेंकते हो तो उसमें भी क्या बनती हैं, हमारी अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं। तो ये सारा मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसकी जिसको भी भाई बहन को PDF चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर दे, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से क्रैश कोर्स हम करने वाले हैं, पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट करके मुझे बता दिया करें, जिससे मुझे पता लगता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं आप ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जो नाइट में क्या होगी, नाइट में आपकी 8:30 पे 8:30 बजे से क्या होगी, क्लास होगी, जिसमें लाइव क्लास रहा करेगी डेली, जिसमें हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्या है, थ्योरी की क्लास है, और वो क्या रहेगी, 8:30 बजे जो लाइव रहेगी वो क्या रहेगी, थ्योरी की, वो क्या रहेगी, MCQ क्वेश्चन की क्लास रहेगी। डेली आपकी 8:30 बजे हुआ करेगी ये। इसमें आप सभी को जुड़ना है। इसमें क्या है कि MCQ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता लगेगा, मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है, सारा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जिस भाई बहन ने लास्ट तक देखी उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। इस बार ग्रुप D में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।